अच्छा अदिति, प्रोजेक्ट पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश सरकार करने वाली है। तो ये किस किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये जो निवेश है कहाँ कहाँ लगने वाला है? क्योंकि जाहिर है इसमें बहुत सारी परियोजनाएं होंगी और परियोजनाओं के साथ साथ इसमें अलग अलग क्षेत्र में विकास की भी बात रखी जाएगी। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में भी जब इसकी स्थापना होगी, जब ये स्मार्ट सिटी बनेगा, जो भी सिटी बनेगा, उसको लेकर के लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या रखा गया है? देखिए, बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। और इसमें आपने, क्योंकि पहले सिटीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन कौन से सिटीज हैं, तो उत्तराखंड से शुरू होकर अगर हम बात करें, देखिए अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन फंक्शन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन फंक्शन है, बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप इलाकों का जिक्र करें तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें राजस्थान, जोधपुर, पाली भी है, इसके साथ साथ इसमें उत्तराखंड है, कोलकाता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री एक बात का जिक्र करते हैं कि पूर्वोत्तर से भारत का सूरज उगेगा। तो ईस्ट की बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, देखिए खुरपिया उत्तराखंड है, राजपुरा पटियाला पंजाब हुआ, इसके अलावा दिघी महाराष्ट्र हुआ, पलक्कड़ केरला हुआ, आगरा हुआ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश हुआ, गया बिहार हुआ, इसके अलावा जहीराबाद तेलंगाना हुआ, ओरवाकल और कोपत्थी आंध्र प्रदेश हुआ, और जोधपुर जो है वो 11वां है जो पाली राजस्थान हुआ। और 12वें का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, क्योंकि अभी उस राज्य में चुनाव है तो उसका जिक्र कैबिनेट की बैठक में नहीं किया गया। अब आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी की सरकार ने किन किन प्रोजेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जब अर्थव्यवस्था को तीसरी पर ले जाने का जिक्र करते हैं तो क्या क्या बात करते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शंस को लेकर स्पीड बढ़ाने का जिक्र किया, जो डिसीजन अभी वाराणसी का हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल आज के कैबिनेट में। इसके अलावा एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स कि हम कैसे पानी और बिजली से एनर्जी जनरेट कर सकें, तो उसके बड़े प्रोजेक्ट्स पर आज चर्चा हुई है। इसके अलावा मेजर ग्रीन फील्ड पोर्ट जैसे कि वर्धमान में और महाराष्ट्र में। इसके अलावा 8 नेशनल स्पीड रोड कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट भी किए गए हैं। इसके अलावा 11 रेलवे प्रोजेक्ट आज किए गए हैं। तो ये भले अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और आप मुझसे सवाल कर रही हैं 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, लेकिन ये सब इंटरलिंक्ड है। फर्ज कीजिए हम 11 रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो मल्टी कनेक्टेड रेलवे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। अब होगा क्या कि उनमें से वो सारे कॉरिडोर वाले इलाके भी हैं। अक्सर हम जब सड़क पे चलते हैं तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, पर हम ट्रेन से जाते हैं तो वो कार्बन एमिशन कंट्रोल होता है। और इसके अलावा सड़कें खाली होंगी, जो मालगाड़ी है वो सड़क पे ना चल के रेल में जाएगा। तो ऐसे कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं वो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाने का जिक्र है उसको सपोर्ट दिया जाएगा। यानी आज जो फैसले हुए हैं वो कहीं ना कहीं वो 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बूस्टअप करने के लिए। और अगर हम इंटरनेशनली इस बात का जिक्र करें शिखा, और अगर हम भारत की राजनीतिक लिहाज से भी जिक्र करें, तो ये अगर ये धरातल पे उतरता है तो ये 10 लाख नौकरियां, जिसको विपक्ष कभी नहीं उठा पाएगा कि कहाँ गई 10 लाख नौकरियां, कहाँ गई बेरोजगारी। फिर जब हम विश्व की राजनीति में, वर्ल्ड ऑर्डर में जिक्र करते हैं कि भारत कैसे अपनी पहचान बना रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर, क्योंकि देखिए अब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर रहे हैं, हम सोलर की बात करें, हम फोन्स की बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो इंडस्ट्रियल सेटअप है और जिसके लिए जो बाहर की कंट्रीज आकर अगर उनको स्थायी और इजी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे वो जल्दी सेटअप कर पाएंगे, तो भारत वो हब बनेगा जो एक मैग्नेट की तरह होगा। और देश, इसीलिए भारत यूरोपियन कंट्रीज, छोटी कंट्रीज के साथ भी अब कैसे समझौते कर रही हैं कि उनको कैसे अपनी इकनॉमी बढ़ानी है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ लोगों की है, तो हम सर्व भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। तो इस एक 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से ना सिर्फ भारत का, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में भी भारत अपना जो ऑर्डर है, पायदान है, वो बढ़ाएगा। इसलिए ये हम सबको एक भारत के जैसे उज्जवल भविष्य का जिक्र करें, या वी विल जेन्युइनली गेट इनटू द गोल्डन एरा अगर ये 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तब्दील हो जाते हैं। और फिर ये रिसेशन, नौकरियों की कमी, इंडस्ट्रीज़ का वापस बाहर जाना और नौकरियों का जाना, ये अपने आप में बात गौण हो जाएगी।
और भारत वो धरती बन जाएगा या वो देश बन जाएगा जहां पर विश्व से लोग आकर नौकरियां करना चाहें। जी। वैश्विक पटल पर जब भी भारत का जिक्र होता है और प्रधानमंत्री मोदी की विजन की बात होती है अदिति, तो कहते हैं कि तीसरे पायदान पर बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या लगता है स्मार्ट सिटी का जो सपना इस समय नरेंद्र मोदी ने देखा है, उस सपने के बाद ये पायदान और इस पर पहुंचना आसान हो जाएगा भारत के लिए? देखिए, जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये कोई एक पॉलिटिकल बयान, क्योंकि ये बयान प्रधानमंत्री ने हर मोर्चे पर दिया है, हर प्लेटफॉर्म पर दिया है, और यहाँ पर हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जिक्र नहीं कर रहे। हम भारत देश जिसमें 140 करोड़ लोग हैं उसके देश के मुखिया की बात कर रहे हैं। और जब वो कोई बयान देते हैं तो वो अमेरिका में भी बैठ के वहाँ के प्रेसिडेंट सुनते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट भी सुनते हैं, और यूक्रेन भी सुनता है, चाइना भी सुनता है, फ्रांस भी सुनता है, तो सारे बड़े कंट्रीज़ सुनते हैं। और उसी लिहाज से अब आप देखिए धीरे 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 हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर आए, उसके बाद 9वीं से 5वीं पर पहुंचना, और 5वीं से हम तीसरी पर पहुंचने की उस कगार में हमें, जैसे जेन्युइनली लेमन लैंग्वेज में, हम ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितने अच्छे वो बन सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हम इजी क्लियरेंस देंगे, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास कनेक्टिविटी है। आपने आज के कैबिनेट की जब आप स्पीच सुना रही थी तो आपने देखा होगा कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी हम आपको देंगे। तो आप फर्ज कीजिए कि किसी की इंडस्ट्री है किसी एक जगह, केरला में, साउथ में है, लेकिन उसको नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई व्यापार है, वहाँ से कुछ चीज़ है, तो एंड टू एंड भारत में कनेक्टिविटी है, चाहे फिर वो रेल से हो, चाहे फिर वो एयर से हो। तो ये सारी सुविधाएं जब होंगी तब हम हमारे लिए फर्टाइल हो जाएंगे हम कि कंपनीज आएँ और हमारे यहाँ सेटअप करें। तो भारत खुद को उस लेवल पर सशक्त कर रहा है, और ये सब हो इसलिए रहा है जिसका आप सवाल पूछ रही हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था पर तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ जनरेट करना होगा, बहुत कुछ डेवलप करना होगा, तब जाकर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे यहाँ कंपनीज आएंगी, और वो कंपनीज आकर फिर मैन्युफैक्चर करेंगी। भारत के जो लोग हैं जो आज जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं या नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, वो नौकरियाँ करने लगेंगे, फिर ये पूरी एक साइकिल चलने लगेगी, और जब ये साइकिल चलने लगेगी तब इकोनॉमी बूस्ट होगी। और जब, इसीलिए हम इस कॉरिडोर को इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, और जब इकोनॉमी बूस्ट होगी, हर 12 सिटीज़ में जाहिर तौर पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी चीज़ें बदलेंगी। तो ये एक पूरी साइकिल है जो भले ही एक ज़िले से शुरू हो या एक शहर से शुरू हो, लेकिन ये इस साइकिल में इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व है। और जिसका प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है, जिसकी ज़मीन कौन दे रहा है, भारत अपनी ज़मीन दे रहा है। तो भारत अपनी ज़मीन को इतना फर्टाइल या इतना इजी बनाना चाहता है जिससे कि बाहर की कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर अपनी कंपनियां खोलें, और उसके बाद ये पूरा एक चेन साइकिल है जो चलती रहेगी। और फिर जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था और उसके बाद दूसरी और उसके बाद पहली अर्थव्यवस्था का जो सपना देखा है वो भारत अचीव कर पाएगा। और ये जो छोटे छोटे जो हमारे मतलब जो सुनने में भले ही छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े फैसले हैं जो लिए जाते हैं सरकार द्वारा, और अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होगा तो भारत का हर एक व्यक्ति जो खुद के लिए सपना सोचता है, भारत देश के लिए सपना सोचता है, वो अचीव हो सकता है। और 12 ये जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, ये उन सपनों में से है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने उस सपने तक ले जा सकता है, बस धरातल पर समय रहते स्पीड के साथ लागू हो जाए। और चूंकि आपने स्पीड की बात की है अदिति, तो इसको लेकर के सरकार द्वारा लक्ष्य क्या रखा गया है, कब तक ये बनकर के तैयार होगा? क्योंकि चुनावी माहौल जैसे ही शुरू होता है और आने वाले 5 सालों में जब चुनाव दोबारा होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होने वाला है विपक्ष के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो फिलहाल लक्ष्य क्या रखा गया है इसको लेकर? देखिए, ये वही लक्ष्य है जो भारत ने, भले ही हम 2047 तक के लक्ष्य का बात करते हैं, लेकिन अभी जो लक्ष्य है वो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि चुनावी साल से 1 साल बाद का। लेकिन जाहिर तौर पे जब हम 2029 में होंगे और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको धरातल पे आना, वैसे ही एक समय था जब शायद 11 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती थी,
फिर नितिन गडकरी और 2014 के बाद जब आए तब हम 30 किलोमीटर प्रतिदिन, फिर 32 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और ऐसे अब हम 40 किलोमीटर प्रतिदिन, 37 टू बी प्रिसाइज आई थिंक, हम प्रति किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बना रहे हैं। और वो भी जो स्टेट हाईवेज नहीं, नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, फ्री वेज, ग्रीन वेज बना रहे हैं। तो और इस बात के लिए मैं इसलिए आपको अश्योर कर सकती हूँ क्योंकि मेरा आंखों देखा है, मैं जहाँ रहती हूँ गुड़गांव में, वहीं से वो एक्सप्रेस वे निकलता है मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मैंने उस पर एक बड़ी स्टोरी भारत 24 पे की थी। तो मैं जिस स्पीड से मैं चाहे जयपुर चाहे मुंबई पहुँचने के पास हूँ, वो अपने आप में अद्भुत है, जो शायद कभी 10 साल पहले हमने सोचा हो कि हम दिल्ली से जयपुर उच्च स्पीड से पहुँच सकें। तो ऐसे ही मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो समय की बात है कि अब टारगेट है कि सड़कें और ज़्यादा बने, जल्दी बने, और इसके साथ साथ अगले 5 साल के इस लक्ष्य को पूरा करने, यानी 2030 का ये लक्ष्य है। और 2030 के लक्ष्य के साथ जो हमारा ये लक्ष्य है कि हम इकोनॉमी बूस्ट हो और हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर जाएं। वो अलग बात है कि 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य है, लेकिन वो जो विजन हमने देखा है, जब हम बात करेंगे कि ये सपना देखा गया था कब, 2014 में, 2019 में या 2024 में, वो आज का दिन होगा कि कैसे अब ये 12 जिन जगहों का मैंने आपसे जिक्र किया है वो स्मार्ट सिटीज बनेंगी, जहां पर एक दिन आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, डिफेंस की चीजें मैन्युफैक्चर हो रही होंगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, और भारत एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर तैयार हो चुका है। और देखिए अदिति कहते हैं कि सपना देखना जरूरी होता है अगर आप उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए।